आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत। आज हम ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज में आर्ट एंड कल्चर से जितने भी प्रीवियस ईयर है उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। इसमें किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड बोला जाए तो ये जो होता है हारमोनियम वाद्य यंत्र, इसमें जो है कीबोर्ड होता है। हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें क्या होता है, कीबोर्ड संलग्न होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे। तो पंडित जसराज जो थे ये हमारे किस क्षेत्र से प्रख्यात थे। तो सी हो जाएगा, शास्त्रीय संगीतकार थे। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। पंडित जसराज का जन्म जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। इससे जो है इनका संबंध जो है मेवाती घराने से है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बॉलीवुड के संगीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, तो ये किसने बनाया था। तो ये समीर अंजान ने बनाया था। समीर अंजान जो बॉलीवुड के गीतकार अधिकतम संख्या में गाने लिखकर जो गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, इसके नाम जो खिताब भी बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दुनिया के पहले गीतकार भी बन गए थे। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। तो कर्नाटक त्रिमूर्ति में से एक कौन है, तो ये त्यागराज हैं। त्यागराज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्यागराज जो है ना, मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा। इसमें दिएगा खाली जगह दिया है को संस्कृत पाठ में तंत्री बीना के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार है। तो इसमें जो किसे जाना जाता है, तो इससे जो है हम लोग संतूर को जानते हैं। ये संतूर जो है, संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर को संस्कृत पाठ में शतंत्री बीना के रूप में जाना जाता है। ये जो है जाना जाता है। इसमें क्या होता है, 72 तार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, किरानी के रूप में किसे जाना जाता था। तो ये जो है ठुमरी जो संगीत जो जाना जाता है, इसका जो है यानी कि गिरजा देवी को जाना जाता है। ये जो है ठुमरी और शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसे राग की शुद्धता भी तुलना में भाव सौंदर्य ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो है बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका भी गिरजा देवी हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो कर्नाटक संगीत का राग जो है सिंधु भैरवी जो है एक कर्नाटक संगीत का राग है जो प्रातःकाल गाया जाता है, जबकि ठुमरी, ख्याल तथा टप्पा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय क्या है, तो राग है। ये तीनों क्या है, ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है, जबकि सिंधु भैरवी है जो यानी कि शास्त्रीय संगीत का एक राग है जो प्रातःकाल गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की गजल क्वीन है जिससे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये किसे सम्मानित किया गया था, तो इसे जो है बेगम अख्तर को सम्मानित किया गया था। बेगम अख्तर को जो है यानी कि पद्म भूषण 1975 में सम्मानित किया गया था। इनका जन्म जो है 7 अक्टूबर 1914 ईस्वी को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो है गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित हैं। तो ये जो कौन थे, तो ये जो आपका पंडित जसराज जो थे ये ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। ग्वालियर घराना से संबंधित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सुभा मुग्दल किससे संबंधित हैं। सुभा मुग्दल जो है ये हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। सुभा
मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ये ख्याल, ठुमरी और दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका भी है। इन्हें सन 2000 में जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ये हमारे यानी कि शहनाई से संबंधित हैं। इन्हें जो है 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, यानी कि संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो एन राजन जो है सुप्रसिद्ध संगीतकार ये वालियन से संबंधित हैं। किससे? तो वालियन से। इन्हें जो है 2004 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली है से संबंधित है। तो पांडवानी शैली से संबंधित कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा तीजन बाई। तीजन बाई जो है ये पांडवानी से संबंधित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रेरणाता है। तो ये जो है यानी कि तीजन बाई जो है किस से प्रेरणा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पांडवानी से संगीत के विधा की प्रेरणा है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है इसका सही सुमेलित बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पखावत जो है शिव कुमार शर्मा, ये क्या हो जाएगा? गलत है। बाकी जो है सितार जो है पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खान बजाते हैं। तबला किशन महाराज बजाते हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक और अमजद अली खान सरोद और किशन महाराज तबला वादक है। जबकि शिव कुमार जो है शर्मा ये संतूर वादक है। ये क्या है? संतूर वादक, याद रखिएगा, संतूर वादक। पखवाज वादक नहीं बल्कि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया 17 में दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के संबंधित है। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है ये यानी कि सरोद वादक थे। उस्ताद अहमद अली खान सरोद वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या है? तो शहनाई वादक और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया 18 में दिया गया है कि शिव कुमार इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो इंडो इस्लामिक मूल का इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीना जो है ये इंडो इस्लामिक शैली का नहीं है। बीना बल्कि भारत के एक लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका जो है प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता था। जबकि तबला, रवाब और सितार इंडो इस्लामिक मूल का है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो वी वलसारा जो थे ये हमारे जो है यानी कि पियानो से संबंधित हैं। किससे? पियानो से। इनका जन्म जो है 1900 यानी कि 22 जून 1922 में मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 2005 में कोलकाता में हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें से संतूर वाद्य यंत्र से जो व्यक्ति संबंधित नहीं है वो आपका हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां इन्होंने जो है संतूर वादक नहीं है, बल्कि उस्ताद अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिनको जो है भारत सरकार द्वारा 1991 में जो है यानी कि कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1963 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार अमेरिका यात्रा भी किया था। इस यात्रा में जो है पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खां सरोद वादक भी हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है हरि जी क्या बजाते हैं। तो हरि जी बांसुरी बजाते हैं, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? तो बांसुरी वादक हैं।
हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है यानी कि 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज यूपी में हुआ था। इन्होंने काफ़ी समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया था और 1984 में इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था और 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था हरिप्रसाद चौरसिया को। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? तो इनमें से सितार वादक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये सितार वादक नहीं है। पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 23, इनमें से कौन वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से जो है वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोल जो है ये वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि शहनाई, सैक्सोफोन और सुरही जो है ये वायु संगीत वादक यंत्र है। खोल चमड़े की चिकनी मिट्टी और चर्म पत्र और धान के चूर्ण से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता था। इसका एक सिरा छोटा था, एक सिरा बड़ा होता है, जबकि शहनाई, सैक्सोफोन तथा सुरही एक वायु संगीत वादक यंत्र है। ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जो उत्तर भारत वाद्य यंत्र नगाड़ा है उसी प्रकार समकक्ष में दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छेदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदा। छेदा जो है दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा जो है ये हमारे चित्रकारी से प्रसिद्ध थे, चित्रकारी से। इनका जन्म जो है 1848 में जो है यानी कि केरल राज्य में हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से? तो फ्रेंड देखें कि राजा रवि वर्मा का संबंध हमारे केरल राज्य से है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश से शासनकाल में हुआ था? तो तंजौर जो है इसका जो उदय जो है यानी कि चोल राजवंश से हुआ था। इसका संबंध जो है चोल राजवंश से हुआ था। कार्यकाल 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चोल शासक का था। चोल शासकों की जो है तंजौर भित्ति चित्रकला के प्रमुख विदेश्वर मंदिर, सरस्वती महल, पुस्तकालय और जो है इन्होंने बनाया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मधुबनी कला जो है ये हमारे बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी कला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र से जैसे बिहार में दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में की प्रमुख चित्रकला है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार और नेपाल में मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप का प्रचलन है? तो जो है अभी हम देखें फ्रेंड्स कि ये जो है हमारे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार और नेपाल के और मिथिला क्षेत्र में ये प्रसिद्ध भारतीय कला के रूप में प्रचलन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मधुबनी कला क्या है? तो फ्रेंड्स मधुबनी कला जो है एक प्रकार का जो है बिहार में प्रचलित लोक कला है। ये कहाँ में प्रचलित है? तो बिहार राज्य में प्रचलित एक लोक कला है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो बिहार के एक जिले के नाम पर इनमें से जो है चित्रकला का नाम क्या रखा गया है? तो मधुबनी चित्रकला। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीकट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता के मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र को जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे उन्हीं कालीघाट के चित्र कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है। तो किसका रूप है? तो ये जो है हमारा धार्मिक रूप है। क्या है? धार्मिक रूप। राजस्थान की भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर जो है लोक देवता देवनारायण एवं
पाबूजी आदि के जीवन पर आधारित एवं उनकी सौर गाथाओं पर बनाया जाने वाला यह पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडली चित्र को फड़ चित्र कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया 34 है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स घरों के बाहर सजाने की जो कला है ये कोमल कला कहलाती है। क्या सा? कोमल कला। ये जो है घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के लिए कोमल शैली का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए जो है चावल का आटा या चौक का पाउडर इत्यादि सामग्री का उपयोग में लाई जाती है। ये जो है मुख्यतः दक्षिण भारतीय राज्यों में बनाई जाने वाली एक कलाकृति है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर भगवान के चित्र बने होते हैं। तो किस भगवान के चित्र बने होते हैं? तो ये आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवान बुद्ध के जो है ये चित्रकला बनी होती है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थाका या चित्रकला कहते हैं। यह चित्रकला जो है भारतीय, नेपाली तथा तिब्बती संस्कृति की अनुपम मिसाल है। इस चित्रकला में सूती या रेशम के कपड़े पर बने भगवान बुद्ध के चित्र बनाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो जारी रखने वाला कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा छिपा। छिपा जो है प्रिंटिंग जो है ब्लॉक प्रिंटिंग जारी रखा था। ये ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है जिसका श्रेय जो है राजस्थान को जाता है, छिपा समुदाय को जाता है। छिपा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग। छिपा शब्द नेपाली भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है जो डाई करना एवं पा अर्थात धूप में सुखाने से मिलकर बना है। इस समुदाय के लोग जो है क्या होते हैं कि राजस्थान में पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। तो वारली जो है ये हमारे जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है एक चित्रकला का एक स्वरूप है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ कढ़ाई जो ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई और कसीदाकारी की प्रसिद्ध शैली है। लखनऊ की कसीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इस पे जो होता है कि कांथा पश्चिम बंगाल की कसीदारी जिसका उपयोग बंगाल के महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक कांथा साड़ियों में किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अभी देखिए फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास हुआ था। तो कब हुआ था? तो म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास जो हुआ था 2वीं शताब्दी से पूर्व से 10वीं शताब्दी से पूर्व तक हुआ था। ये म्यूरल पेंटिंग क्या है? तो म्यूरल पेंटिंग भारत में विकास 2वीं शताब्दी ईस्वी में से 10वीं शताब्दी तक हुआ था। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। प्राग ऐतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन पर बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। तो ये फ्रेंड्स द लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था? तो ये हमारे लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया है। लियोनार्डो दा विंची 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी चित्रकारी जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में एक दीवार पर चित्रित है और यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। चलिए हमारा यह आगे प्रश्न दिया गया है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो ये फ्रेंड्स किस चित्रकार ने समकालीन बनाई थी? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अतुल डोडिया जो है बनाई थी। अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? तो चेरियल चित्रकला जो है फ्रेंड्स आपका तेलंगाना से संबंधित है। कहाँ से? तेलंगाना से। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ है।
तो ये फ्रेंड्स कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि फुलकारी भारत के किस राज्य के लिए प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी फ्रेंड्स ये पंजाब राज्य के लिए प्रसिद्ध कढ़ाई है। रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृति को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्यतः कहाँ, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो है ये यानी कि प्रसिद्ध है, पंजाब और जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को जाना जाता है। तो गुजरात के पारंपरिक बुनाई को किस रूप में जाना जाता है, तो पटोला के रूप में। क्या, पटोला के रूप में। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है ये हमारे गोवा राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम पोशाक संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स पोर्टलोई पोशाक जो है ये हमारे मणिपुरा से संबंधित है। दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली पोर्टलोई पोशाक मणिपुरा से संबंधित है। यह पोशाक जो है अलंकृत ढोलाकार होती है। यह शास्त्रीय नृत्य के समय भी पहनी जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वह कपड़ा कौन सा है जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो वह फ्रेंड्स खादी जो है कपड़ा जो है स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। खादी वह वस्त्र था जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में खादी का जन्म साबरमती आश्रम में हुआ था। आश्रम नियमों में से एक नियम यह था कि सभी निवासी को भारतीय धागों से हाथ से बुनकर हुए कपड़े पहनने चाहिए। गांधी जी ने भी खादी वस्त्रों को महत्ता बताते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक फ्रेंड्स। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।